वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। आज हम लोग ये एकम्प्लिस के बारे में पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों के रिक्वेस्ट भी आए हैं, हमारे पास मैसेजेज आए हैं कि सर थोड़ा स्लो। मैंने पहले भी कहा था बिहार एपीओ से पहले एविडेंस एक्ट को कंक्लूड करना था। आज सेक्शन 133, तो बीच में थोड़ी सी स्पीड तो हो गई थी। स्पीड वगैरह कुछ नहीं होती। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप डिस्कस ना करें, चीज़ों को छोड़ दें, बोले ना, जल्दी जल्दी करते चलें हवा हवाई तरीके से, तो फास्ट। और चीज़ों को डिस्कस करते हुए करें तो वही सारी चीज़ें अच्छी। तो एनीवे, अब जो भी है, हम लोग इसको जो एकम्प्लिस को इस तरीके से करेंगे कि आप कोई भी एग्जाम दें, किसी भी लेवल का, किसी भी स्टेट का, एकम्प्लिस से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और इसी बारे में थोड़ा एडवांस लेवल का आज क्वेश्चन पूछ दिया गया था, क्योंकि एकम्प्लिस के बारे में जो है, एक तो वर्ड एकम्प्लिस को डिफाइन नहीं कहीं किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को नहीं। तो हम लोग उन सारे चीज़ों को देखेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं एकम्प्लिस के बारे में। नॉट एकम्प्लिस के बारे में, एकम्प्लिस के एविडेंस के बारे में सेक्शन 133 में बताया गया है। एंड एकम्प्लिस शैल बी ए कम्पिटेंट विटनेस। तो दिस वन, accomplice is a competent witness like any other witness within the meaning of section 118। पिछले वीडियो में बताया है कि the first part is an accomplice shall be a competent witness। second part is and an accomplice shall be a competent witness against an accused person। यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ। ये this is the first part। And a conviction is not illegal, and on the basis of testimony of an accomplice, conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। तो सारी चीज यही है, merely because। इसको मैं लाल पेन से कर रहा हूँ कि accomplice के टेस्टिमनी पे कन्विक्शन हो सकता है, और वो कन्विक्शन इलीगल नहीं होगा मियरली बिकॉज इट प्रोसीड्स अपॉन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन एकम्प्लिस। तो दो भागों में है, तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपको एकम्प्लिस को पढ़ने से और समझने से पहले दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किसी भी विटनेस के बयान पे इफ इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इवन विदाउट कोरोबोरेशन सजा हो सकती है। कि मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना के कुछ चीजें लिखता चलूं। एन accomplice is competent witness सेक्शन 118 के मुताबिक, और कन्विक्शन में रिजल्ट अपॉन टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस एंड नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा और स्पेस बनाना पड़ेगा। एंड कोरोबोरेशन इज द रूल ऑफ प्रूडेंस। किसी भी विटनेस के बयान का कोरोबोरेशन, दैट इज ओनली रूल ऑफ प्रूडेंस, लॉ नेवर मैंडेट्स इट। लॉ नेवर मैंडेट्स इट। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि आप किसी की भी बात पे
आंख बंद भरोसा कर सकते हैं, लेकिन समझदारी है कि आंख बंद करके आप भरोसा ना करें। लॉ में विटनेस के बयानों पे सजा हो सकती है इफ इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस एंड कोरबोरेशन। लॉ में ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया है कि देयर कैन बी नो कन्विक्शन अनलेस टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इज कोरबोरेटेड। अगर टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इज इनकंसिस्टेंट देयर मे नॉट बी कन्विक्शन, दैट इज आल्सो देयर। लेकिन एक सिंपल सा एक जनरल सा रूल है कि सो फार एज कोरबोरेशन, तो कोरबोरेशन इज ओनली ए रूल ऑफ प्रूडेंस। वो कोर्ट के विजडम पे है कि कोर्ट कोरबोरेट करेगी या नहीं करेगी। एंड लॉ नेवर मैंडेट्स कोरबोरेशन। एक कुछ हमें नेसेसिटी है। देखिए, किसी को भी सजा देना बिना फैक्ट को वेरीफाई किए, बिना फैक्ट को कोरबोरेट किए, यह समझदारी की बात नहीं होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन मैं बोलता हूँ कि लॉ जो है सब्जेक्ट है किंतु परंतु का, और ये किंतु परंतु बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए थोड़ा देर के लिए, बहुत सारे ऐसे क्राइम हो सकते हैं जिनके बारे में कोई सुराग ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए। ये बिहार में अगर देखें तो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो रणवीर सेना के जो थे, उनका मर्डर हुआ, किसने किया आज तक नहीं पता लगा। देयर आर सो मेनी केसेस। तो इस तरह का प्रोविजन रखना कि एकम्प्लिस के बयान पे सजा हो सकती है। एकम्प्लिस हम लोग अभी समझेंगे कि कौन होता है। हमने इसे 3 चीजों में, एकम्प्लिस, को-एक्यूज और अप्रूवर, ये तीनों चीजें समझानी है, आगे हम चलेंगे वहां पे। तो क्राइम सेक्रेसी में कमिट होता है, तो एक तरह से एलोरमेंट है कि भाई क्रिमिनल मस्ट बी ब्रॉट टू द जस्टिस। अगर किसी ने क्राइम किया तो चलो भैया कोई भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके ही क्रिमिनल को सजा देना ही देना है। क्राइम हो और क्रिमिनल को सजा ना हो तो दिस इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, दिस इज टोटल फेलियर ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ आवर लीगल सिस्टम। तो वी कैन नेवर एफोर्ड कि क्राइम हो और क्रिमिनल को सजा ना हो। तो जब क्राइम का कोई सुराग नहीं है, कुछ नहीं है, तो वी हैव ए प्रोविजन सेक्शन 306 सीआरपीसी। इस वीडियो में नहीं कर, जब सीआरपीसी का सीरीज तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सेक्शन 306 आप लोगों को। तो वहाँ प्रोविजन है अप्रूवर कि अगर कोई को-एक्यूज, वन हु हैज पार्टिसिपेटेड इनटू द क्राइम, अगर ट्रू और फुल पार्टिकुलर्स देता है तो कुछ शर्तों पे उसे माफी दी जा सकती है, एंड ही बिकम्स अ स्टेट विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन, और अप्रूवर उसे कहा जाता है और उसके बयान पे सजा हो सकती है। तो इस तरह के प्रोविजन को रखना हम लोगों की मजबूरियां हैं, ये डिमांड ऑफ नेसेसिटी। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बलवीर अलियास बलित के केस में, 2014 का केस है, साइटेशन नहीं याद रखना, पहले भी कई बार बोला है हमने, केवल केस का नाम आपको याद रखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि many offenses which are admitted in secret may not be brought to justice without an accomplice. An accomplice is one who furnishes information about his partners in crime. Accomplice evidence is admitted from necessity, as it is generally impossible to get sufficient evidence of many heinous or diabolical crimes unless one of the participants is disposed to disclose the circumstances within his knowledge on account of the tender of pardon. The greatest offender would go unpunished if accomplice evidence were to be rejected. तो ये जस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और टेलर ने भी, टेलर रेपुटेड जूरिस्ट, ही सेड, टेलर का स्टेटमेंट, जब मेंस वगैरह में कुछ जूरिस्ट के स्टेटमेंट को कोट कर दें तो थोड़ा अच्छा हो जाता है आंसर, कि accomplices are usually interested and always infamous witness। क्योंकि accomplice one of the participant into the crime, तो खुद को बचाने के लिए, खुद को बेदाग साबित करने के लिए, अगर मान लीजिए कि मैं 4 आदमियों के साथ मिल के
क्राइम करता हूँ और मुझे ऑफर मिलता है कि भाई चलो आपको माफ कर देंगे, आप बताओ कैसे हुआ, बाकियों ने कैसे किया, तो मैं खुद को बेदाग साबित करने के लिए सारा दोष मढ़ दूंगा अपने जो क्रिमिनल साथियों पे। तो मैं तो एक तो अपने साथियों से दगाबाजी की क्राइम में उनके खिलाफ सारी चीजें बता दी खुद को बचाने के चक्कर में, तो देयरफॉर accomplice rightly said into illustration B section 114 की an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particular, हम लोग करेंगे उन सारे चीजों को भी। तो therefore due to this reason Taylor said कि an accomplice is infamous witness and whose testimony is admitted from necessity, it being often impossible without having recourse to such evidence to bring the principal offender to justice। तो ये सारे जो स्टेटमेंट हैं टेलर वगैरह के, जब सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आप देखेंगे तो इन सारे चीज़ों को रेफर किया जाता है कभी कभी। अब देखिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या है कि हु इज द accomplice, it has not been defined. Who is the accused, who is the co-accused, it has not been defined। तो therefore difficulty है। जो agreed definition है accomplice का, that one agreed definition, accomplice is participes criminis। participes means participate करता है, criminis means crime है। ये legal maxim है, इसको जरूर नोट कीजिएगा, इसको जरूर लिखिएगा एग्जाम में। तो इस डिफिनेशन वन हु पार्टिसिपेट्स इनटू क्राइम उसको accomplice कहेंगे, वन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इनटू क्राइम ही इज नो accomplice। जरूर याद रखें, सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती। यहाँ पे आप वीडियो को एक दो बार आप पॉज करके भी सुन सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं। हम आपको सफिशिएंट मटेरियल, सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन जब हमारे पास टाइम हो तो हम बिल्कुल देंगे आपको। तो accomplice is one who participates into commission of the crime or along with other accused persons he तो one who participates in commission of crime, unless a man participates in commission of crime along with other accused person, he cannot be treated as an accomplice। तो participation in crime बहुत जरूरी है। कुछ हाई कोर्ट ने भी डिफाइन किया accomplice के बारे में। An accomplice is a person who is a guilty associate in crime। guilty associate मतलब one of the perpetrator of the crime, उसने क्राइम किया है। therefore Nagpur High Court said that one of the guilty associate or who sustains such a relation to the criminal act that he can be jointly indicted with the principal criminal, उसकी भी भागीदारी है क्राइम में। कितनी भागीदारी है, कितनी कल्पेबिलिटी है, that is immaterial, but participation into the crime is must। this is one of the most vital and important point कि एक no one can be accomplice unless he participates criminis। तो to be an accomplice participation into the crime is must। ये एक डायलॉग के तौर पे याद रखेंगे। अगला केस जगन्नाथ वर्सेस इम्पेरर के केस में, इसमें अवध हाई कोर्ट ने कहा the word accomplice has not been defined by the act and should therefore be presumed to have been used in its ordinary sense। An accomplice means a guilty associate or partner in crime who in some way or other is connected with the offense in question or who makes admission of facts showing that he had a conscious hand in the offense where a witness is not concerned with the commission of the crime for which the accused is charged, he cannot be said to be accomplice in the crime। तो अब इन चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि ये ऑफेंस है, इस ऑफेंस में ए और बी ने पार्टिसिपेट किया और ये ऑफेंस है, इसमें ए और सी ने पार्टिसिपेट किया। तो इस ऑफेंस के लिए ये ए जो है सो फार एज अगर फॉर एग्जांपल इस ऑफेंस के लिए इसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया, इसने इसमें भी पार्टिसिपेट किया है, तो सी जो है इस केस में accomplice नहीं हो सकता क्योंकि सी का इस केस में पार्टिसिपेशन नहीं है। तो accomplice must have participated into the same crime for which the accused is charged। एक और केस है सुप्रीम कोर्ट का, चंद्रन का।
even if the prosecution does not prosecute a witness and uses his evidence only as an accomplice, it is perfectly legal. The evidence of such witness subject to the usual caution is admissible evidence. The contention that his evidence would be inadmissible because he has not been granted pardon or has not been made accused is of no consequence. तो accomplice का accuse उसको नहीं बनाया गया। accomplice को 306 में pardon नहीं मिला, he is not, तो even then accomplice का participation into crime is must, accomplice का accuse होना कोई जरूरी नहीं है, accomplice का अप्रूवर होना कोई जरूरी नहीं है। मैंने बिल्कुल छांट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से काम की चीजें छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, इनको आप पढ़िएगा, अच्छे से इसको समझ जाएंगे। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि unless one participates into the crime he cannot be called accomplice। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्राइम में किस तरह से पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। डायरेक्ट तो हम लोग जानते हैं कि मिलके क्राइम किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन एक्सेसरीज के तौर पे, एक्सेसरीज मीन्स वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो देखिए डिफरेंट मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ क्राइम, प्रिंसिपल इन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, आईपीसी के सीरीज में अबेटमेंट में हमने ये समझा है, उसको देखिएगा। ए प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री जो होता है जो डायरेक्टली क्राइम करता है, सेकेंड डिग्री वो होता है जो उकसाता है, अबेटेड सेकेंड डिग्री ऑफ प्रिंसिपल इनटू द क्राइम, इनडायरेक्टली वो क्राइम को करता है, प्रेजेंट रहता है, असिस्ट करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री ऑफ क्राइम कहते हैं। एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, तो फैक्ट यहाँ लिटरल सेंस में फैक्ट का मीनिंग क्राइम और एक्सेसरीज का मीनिंग पार्टिसिपेंट। तो एन एक्सेसरी बिफोर द फैक्ट, कि ए पार्टिसिपेंट बिफोर द क्राइम इज वन हु कॉन्सेल्स, इनसाइट्स, कनाइव्स, act encourages or procures the commission of the crime. Of these persons, those who counsel, incite, encourage or procure the commission of the crime are certainly accomplices. लेकिन those who connive are never accomplices। तो जो कनाइव ये लाल पेन से लिखा हुआ है यहाँ नीचे, as for the person who do nothing but only connive are not accomplice। connive means work secretly with somebody to do some wrong। it also means to do nothing to stop a wrong। हमने देखा सामने किसी ने, मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, मैंने देखा कि कोई क्रिमिनल आया, किसी को गोली मार के चला गया। मैं बहुत डर गया, मैं सोचा कि मैं क्यों इससे पंगा लूं, क्यों बताऊं इसके बारे में। मैं डर के मारे मैं डर के बैठ गया, नहीं बताया। तो I am concealing this information, I am conniving। That means to do nothing to stop a wrong। wrong यहाँ क्राइम से रिलेटेड है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप देखता रहा। तो ऐसे लोगों को अगर accomplice बनाएंगे तो हर कोई accomplice होगा। तो no, those who only connive are never accomplice। Accomplice are those who either counsel, incite, encourages, procure the commission of the crime। मैं चुपचाप बैठ के देख रहा हूँ क्राइम हो रहा, डर के मारे नहीं बता रहा हूँ। आई मे बी एन एक्सेसरी बट आई मे नॉट बी एन accomplice। जगन्नाथ वर्सेज इंपेरियर का जजमेंट है, ऑल एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट, मतलब ऑल पार्टिसिपेंट बिफोर द क्राइम इफ दे पार्टिसिपेट इन द प्रिपरेशन फॉर द क्राइम आर accomplice, बट इफ द पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड टू द नॉलेज दैट ए क्राइम इज टू बी कमिटेड दे आर नॉट accomplices। तो अगर नॉलेज है कि एक क्राइम इज कमिटेड तो ओनली कनाइवेंस है, कनाइवेंस बिकॉज इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो therefore he is not accomplice। Persons to be accomplice must participate in the commission of the same crime
एज द अक्यूज पर्सन इन ए ट्रायल आर चार्ज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ऐसी जजमेंट बहुत कम मिलती है, बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के, हम लोगों के पास रहता है सारा डाटाबेस अब तक के सारे जजमेंट का। तो ये हो गया एक्सेसरीज बिफोर द क्राइम। तीसरा हो गया एक्सेसरीज आफ्टर द क्राइम। तो एक्सेसरीज आफ्टर द क्राइम, उसको शेल्टर देना, हार्बर करना, भागने भगाने में मदद करना। तो एवरी पर्सन इज एन एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट टू ए फेलोनी। फेलोनी कहते हैं सीरियस क्राइम, मर्डर वगैरह को फेलोनी कहते हैं। तो एवरी पर्सन इज participant after the crime to a felony who knowing that कि murder has been committed। felony मतलब murder, आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए। तो यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ, every person is participant, accessory को participant समझिए। तो every person is participant after the fact that a murder, after the fact of a murder and knowing that a murder has been committed by another person, receives, comforts or assists him in order to escape from punishment। felon को, जो criminal है, और rescues him from arrest or having him in custody for the felony intentionally and voluntarily allows him to escape or opposes his arrest। Three conditions must unite to render one an accessory after the fact। The felony must be complete, the accessory must have the knowledge that felony has been committed, and the accessory must harbor or assist the principal felon। तो accessories before the crime and accessories आफ्टर द क्राइम। तो एक्सेसरीज आफ्टर द क्राइम, जो मेन क्रिमिनल है उसको कोई शेल्टर वगैरह या बचाने में मदद, भागने में, भगाने में, अरेस्ट में, तो इन सारे चीज़ों में पार्टिसिपेंट आफ्टर द क्राइम, उसी को कहा गया एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। और एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु कॉन्सेल, सलाह देता है क्राइम करने का, या उसको उकसाता है, या कनाइव करता है। तो कनाइव वाला एकम्प्लिस नहीं होगा, इनकरेज करता है। कनाइव का डिक्शनरी मीनिंग, कनाइव मीन्स वर्क सेक्रेटली विद समबडी। तो ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। अब हमने डिस्कस किया है कि एकम्प्लिस और अप्रूवर में क्या अंतर है। तो ये डायलॉग याद रखिएगा, an approver is always an accomplice, but accomplice is not necessarily always an approver। इस चीज को आप दूसरे लहजे में भी कह सकते हैं। और हमने लिखा है an accomplice may be an approver also। Approver is an accomplice who is tendered pardon by the court on condition of making a full and true disclosure of the whole circumstances of the case। Approver has been dealt with under provision of section 306 CRPC। He is known under CRPC as an accomplice to whom court grants the pardon। Thus an approver is always an accomplice, but an accomplice is not necessarily an approver। ये इसको मैं लाल टेक्स्ट से इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, all approvers are accomplice, but all accomplice are not necessarily approver। तो इसको उस तरीके से आप हमेशा, अगर accomplice को पार्डन मिल गया तो अप्रूवर हो जाएगा। तो 133 के लिए एक्म्प्लिस को पार्डन मिला या नहीं मिला ये जरूरी नहीं है। जो वैल्यू अप्रूवर के स्टेटमेंट की है वही वैल्यू एक्म्प्लिस के स्टेटमेंट की है। एक्म्प्लिस का मीनिंग हुआ कि पार्टिसिपेट्स क्रिमिनल्स, किस तरह से क्राइम में पार्टिसिपेशन होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया, 3 तरीके बताए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करना क्राइम को, एक्सेसरीज बिफोर क्राइम, एक्सेसरीज आफ्टर क्राइम। तो ये हो गया आपका अप्रूवर और एक्म्प्लिस। और एक्म्प्लिस एंड को एक्यूज, द एविडेंस ऑफ को एक्यूज बहुत वीक टाइप का एविडेंस होता है। सेक्शन 30 है हमारे एविडेंस एक्ट में, नो कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑफ एन एक्यूज ओनली ऑन confession of co-accused, but under section 30 of the evidence act, the evidence of co-accused can be used only to corroborate other evidence
on record if the confession affects himself as well as some other accused person. A co-accused is the person who is accused of having committed a crime with another person. He may be an accomplice or he may not be an accomplice. लाल टेक्स्ट है, जरूर नोट कीजिएगा. An accomplice is the person who is guilty associate in crime. तो देखिए, accomplice may be co-accused. A co-accused may be accomplice, but an accomplice may not be co-accused. अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस जजमेंट में कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि उसको प्रोसिक्यूट करना. जगह इस जजमेंट में, चंद्रन वाले जजमेंट में, इवन इफ प्रोसिक्यूशन डज नॉट प्रोसिक्यूट ए विटनेस, मतलब डज नॉट प्रोसिक्यूट ए मैन जो एक्म्प्लिस बनने वाला, एंड यूजेज हिज एविडेंस, तो अगर आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे तो एक्यूज नहीं होगा. तो इट मीन्स कि एन एक्म्प्लिस मे बी एन एक्यूज, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट a co-accused is always to be an accomplice. Accomplice is one who participates into commission of crime. There are three modes of participation into the crime. One, direct or indirect participation. Second, accessories before crime. Third, accessories after crime. आगे हम लोग चलते हैं. तो the person, an accomplice is a person who is guilty associate in crime. He may be principal in the first degree, second degree. He may be an accessory before the fact or after the fact. A person who observes a crime being committed but does nothing to prevent or report it is not an accomplice. तो connivance है उसका. तो he is not an accomplice, but a person who acts as a watchman while his comrades executing the design is an accomplice. The real basis for making a person an accomplice is his direct or indirect involvement in the offense or being a privy to the offense. Privy to offense into the sense of accessories either before or after the fact, and not the extent of his. तो accomplice का कितना participation है, कितनी criminality है, this is not necessary. Only involvement into the crime, either any of the ways of participation into the crime. तो हो जाएगा. कुछ जजमेंट हम लोग करेंगे यहाँ पे. वेंकटेश का केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, स्टेट ऑफ कर्नाटका. ए कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन unapproved testimony of an accomplice, but where he is himself a criminal, the court generally asks for corroboration. दूसरा है शमसुद्दीन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. ए पर्सन हु प्लेज द रोल ऑफ द ब्राइब गिवर in a trap is not an accomplice. Trap witness जो accomplice नहीं हो सकता. He is only an interested witness. एक CM शर्मा का केस है कि a person who was forced to pay something by way of bribe on promise of doing or forbearing to do any official act by public servant was held to be not a partner in the crime and associate in guilt. अगर partner in crime नहीं है तो accomplice नहीं होगा. Who cannot be an accomplice? When a person under threat of death or other form of pressure which he is unable to resist commits a crime along with other, he is not a willing participant in it but victim of such circumstance. तो यहाँ पे accomplice is also a willing participant into the crime. A person who merely witnesses a crime and does not give information of it to anyone else out of terror is not an accomplice. Connivance. Detectives, paid informers, trap or decoy witnesses are not accomplice. तो ये नोट कर लीजिएगा. कुछ केसेज हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुरेश का. ये the law is not that evidence of an accomplice deserve outright rejection if there is no corroboration. What is required is to adopt great circumspection and care when dealing with the evidence of an accomplice. तो एग्जाम ये अनलिमिटेड कंटेंट है, हमारे पास सारे चीज़ें हैं. बट पॉइंट इज कि आप लोग एज ए फ्रेशर, एज ए लॉ ग्रेजुएट,
और एग्जाम में हम लोगों का मेंस में लिमिटेड टाइम होता है, कितनी चीजें लिखेंगे। ये मेरा वादा है, आपकी कलम मैं रुकने नहीं दूंगा मेंस में। ये और यही हम लोगों का मिशन है कि हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स उन्हें कभी सर नहीं खुजाना पड़ेगा क्या आंसर लिखे, उनका कलम नॉन स्टॉप चलता रहा। तो और ये चीजें तभी होंगी जब इन किंतु परंतु को आप समझेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपका हर एग्जाम गारंटीड तरीके से निकलेगा। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप विक्टिम हो सकते, आपके साथ वाले निकल गए और आप रह गए। तो एनीवे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दागदो वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन सेक्शन 133 एंड इलस्ट्रेशन बी टू सेक्शन 114। 133 तो आपने देख लिया, इलस्ट्रेशन बी टू सेक्शन 114 यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, मुझे याद है एज इट इज। आजकल थोड़ी मेमोरी साथ बढ़ गई है, नींद में भी कोई कुछ पूछता है याद आ जाती है। An accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। तो सुप्रीम कोर्ट ने दागदो वाले केस में कहा कि there is no antithesis between section 133 and illustration B to section 114 because the illustration only says that court may presume a certain state of affairs. It does not seek to raise a conclusive and irrebuttable presumption. Reading the two together, the position which emerges is that though an accomplice is a competent witness and though a conviction may lawfully rest on his uncorroborated testimony, yet the court is entitled to presume and may indeed be justified in presuming that no reliance can be placed on the evidence of an accomplice unless that evidence is corroborated in material particulars, by which is meant that there has to be some independent evidence tending to incriminate the particulars accused in the commission of the crime. It is hazardous as a matter of prudence to proceed upon the evidence of a self-confessed criminal who, insofar as an approver is concerned, has to testify in terms of the pardon tendered to him. ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा, ये एज इट इज जजमेंट से निकाल के कॉपी पेस्ट करके लिख दिया गया। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, स्वाभाविक है कि काफ़ी अच्छी लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ आसान से लहजे में, देसी तरीके से। देखिए 114 भी एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है कि एन एक्म्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, और वो प्रिजम्पशन में है, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू प्रिज्यूम। कोर्ट इफ प्रेफर्स कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एन एक्म्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। तो 114 ये कहता है, हमारा सेक्शन 133 कहता है कि एक्म्प्लिस इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस एंड कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it is based upon uncorroborated testimony of an accomplice। तो दोनों प्रोविजन इंडिपेंडेंट प्रोविजंस, दोनों की अपनी अपनी नेसेसिटी है। नेसेसिटी 133 की इसलिए है कि एक आइडियोलॉजी है कि कोई भी क्रिमिनल अपराध करने के बाद बचना नहीं चाहिए। अगर अपराध करने के बाद क्रिमिनल हंस के मेरे सामने से चला जाता है तो हमारे सारे सिस्टम को धिक्कार, हम टोटल फेल कर जाते हैं, वहां पे हमारे अस्तित्व को चुनौती है। तो कोई भी क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्राइम का कोई सुराग ही नहीं है। अब जब वैसी स्थिति में क्राइम का ही कोई सुराग ही नहीं है तो लालच देके, प्रलोभन देके, अप्रूवर बना के, उसकी सजा माफ करके, टेंडर पार्डन करके हम कम से कम उस क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं और उसे सजा सुना सकते हैं। क्योंकि
जो पार्टिसिप्स क्रिमिनिस है वो क्या बयान देगा, किस तरीके का बयान देगा, नहीं देगा, खुद को बचाने के लिए सच बोलेगा नहीं। अब सच क्या है वही जानता है क्रिमिनल, हमारा सिस्टम नहीं जानता। तो वो जो क्रिमिनल जो है, वन हु इज पार्टिसिपेंट इनटू द क्राइम, जो एक्म्प्लिस है, वो क्या बोल रहा है, कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो अगर उसके टेस्टिमनी से इफ कॉन्फिडेंस इज जनरेटेड तो बिना कोरोबरेशन के भी सजा दी जा सकती है। अब मान लीजिए कि 2 आतंकवादी आ गए, उन्होंने बहुत सारे कांड कर रखे हैं, उसमें से 2 आतंकवादी लगातार कांड कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन कर रहा, एक को हमने अप्रूवर बना लिया। अब चूंकि क्राइम इतने गुपचुप तरीके से हुआ है कि इसका एविडेंस ही नहीं है, सुराग ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्म्प्लिस का स्टेटमेंट आपको मिल गया लेकिन रिमेनिंग एविडेंस आपके पास नहीं है, क्या चीज से आप कोरोबरेट करेंगे। मान लीजिए कि 5 टेररिस्ट हैं, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा स्पेस बना के इसको समझाता हूं। अरे ये तो इन्वर्टेड कमा ही हट गया, गलती हो गई, आगे से स्पेस बनाते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 5 टेररिस्ट हैं, राइट। इन्होंने कोई कांड किया, बहुत सारे लोग मारे गए। अब आज के टाइम में तो अनाउंस करते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं कि हमने किया हमने किया। जिन्होंने ना भी किया, छोटे मोटे छूट भैया, वो भी अपना नाम चमकाने के लिए, खैर जो भी हो। तो 5 टेररिस्ट ने कोई क्राइम किया, कोई सुराग नहीं है। ये कितनी बड़ी तौहीन की बात है कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और हम बेकार, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, फेलियर ऑफ द इंटायर, फेलियर एंड कोलैप्स ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ आवर लीगल सिस्टम। कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। तो जब क्राइम का नो ट्रेस ऑफ क्राइम, नो ट्रेसेज ऑफ क्राइम, ऐसी स्थिति में आपको एक एक्म्प्लिस मिल गया, आपने उसे प्रलोभन वगैरह दे के अप्रूवर बना रहे हैं या नहीं, उसको टेंडर दे रहे हैं या उसको प्रोसिक्यूट भी आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको प्रोसिक्यूट करेंगे या टेंडर देंगे, हो सकता है इन शर्तों पे वो ना माने। तो इसलिए जो लॉ अंडर, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, इसको मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। चंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, इवन इफ द प्रोसिक्यूशन डज नॉट प्रोसिक्यूट ए विटनेस एंड यूजेस हिज एविडेंस ओनली एज एन एक्म्प्लिस, इट इज परफेक्टली लीगल। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, मैंने साइटेशन भी लिख रखा। साइटेशन आप बिल्कुल याद मत करिए, अरे हम लोग तो अब इंस्टीट्यूशन है तो हम लोग तो देंगे ही, लेकिन आप साइटेशन के झमेले में मत पड़िएगा। The evidence of such witness subject to the usual caution is admissible evidence. The contention that his evidence would be inadmissible because he has not been granted pardon or has not been made accused is of no consequence. तो इस जजमेंट को माइंड में रखते हुए अगर यहाँ पे हम आते हैं, 5 टेररिस्ट ने कोई कांड किया, कोई क्राइम का ट्रेस नहीं है, एक को बड़ी मुश्किल से एक्म्प्लिस बनाया, वो कहता कि नहीं हमको प्रोसिक्यूट करोगे तो हम नहीं बताएंगे। तो कहता है, अपनी बातें रखता है, ठीक है हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते, तो हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं तो एक्यूज नहीं होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्म्प्लिस का को एक्यूज होना necessary, कोई an accomplice may not be co-accused even, but what he needs to be particips criminis. And how particips criminis? By 3 modes. One, either by direct or indirect participation, other by accessories before the fact, and third accessories after the fact. Accessories participant, fact means crime, वो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। तो इन शर्तों पे ये आता है। तो एक्म्प्लिस, अब
आ गया, एक्म्प्लिस का स्टेटमेंट हो गया। अब क्राइम का आपके पास सुराग ही नहीं, आप कोरॉबोरेशन कहाँ करेंगे? हवा में, जमीन में, पानी में, कहाँ आकाश में, कहाँ पताल में, किस चीज से कोरॉबोरेशन करेंगे व्हेन यू डोंट हैव एनी ट्रेस ऑफ द क्राइम? तो एक्म्प्लिस एविडेंस होने के बावजूद भी आप चाह के भी कोरॉबोरेशन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर मे नॉट रिमेन एनी ट्रेस ऑफ द क्राइम। तो therefore corroboration is not necessary। 133 यूजफुल प्रोविजन है, एंड आउट ऑफ नेसेसिटी। टेलर ने बहुत सही बात कही, और टेलर की बातों को फॉलो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट में। अब चूंकि मेंस में लिखना है तो हम बहुत सारे जजमेंट आपको दे के इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, लेकिन आप देखिए टेलर ने क्या कहा है। टेलर, accomplices are usually interested and alleged in famous witness and whose testimony is admitted from necessity। ये necessity है कि भाई कोई क्रिमिनल क्राइम करके बचना नहीं चाहिए। It being often impossible without having recourse to such evidence to bring the principal offender to justice। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज बलवीर के केस में कहा गया था कि accomplice evidence is admitted from necessity as it is generally impossible to get sufficient evidence of many heinous and diabolical crimes unless one of the participants is disposed to disclose the circumstances within his knowledge on account of tender of pardon. The greatest offender would go unpunished if accomplice evidence were to be rejected. Many offences which are committed in secret may not be brought to justice without an accomplice. An accomplice is one who furnishes information about his partners in crime। तो इन सारे चीजों को विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डागडू के केस में कहा कि देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन सेक्शन 133 एंड इलस्ट्रेशन बी। दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। वैसे रूल ऑफ प्रूडेंस इज कोरॉबोरेशन। आप बताइए, आप किसी की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करेंगे, ये समझदारी कहेंगे या क्या कहेंगे? मैं बेवकूफी नहीं बोलूंगा, मैं दूसरे तरीके से पूछूंगा कि अगर आप आंख बंद कर किसी की बातों पे भरोसा करते हैं तो इसको समझदारी कही जाएगी? अब सोचिए क्या कही जाएगी। तो इसलिए एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस Section 114 illustration B is there, an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि कोरॉबोरेशन के लायक कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो इवन ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ एन accomplice a conviction may be warranted and that conviction will not be illegal। तो अब आ जाते हैं, मैंने बताया, आप वीडियो को एक दो बार सुनेंगे और हमें बताएंगे कि कैसा लगा वीडियो आपको। आज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये देखिए, हम लोग इस तरह का डेली क्वेश्चन पूछते हैं पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए, और इन्हीं क्वेश्चंस का वीडियो भी बनता है। आज ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बेहतरीन और शानदार जवाब दिया, लेकिन कुछ कमियां रह गई, उनको मैं ग्रुप में भी ठीक करता हूं, उनसे डिस्कस करके अच्छे जिनके जवाब होते हैं एट रैंडम फ़ोन कॉल करके भी मोटिवेट करते हैं। हमारा एक छोटा सा संकल्प है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में ये कहना नामुमकिन तो नहीं, ठान लीजिए, नामुमकिन नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट तो है। अब जो भी है, एनीवे मैं अब आगे नहीं बोलूँगा इस पे। तो अब इसमें क्वेश्चन इस कि हम लोग हर रोज पूछते हैं और उन्हीं का यूट्यूब वीडियो बनाते हैं इन जनरल। आप अगर चाहें कि इन फ्री सर्विसेज का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दें। आप रेगुलर क्वेश्चंस जरूर लिखेंगे अपने व्हाट्सएप मैसेज पे 9262810810। मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 9262810582 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको इस फ्री सर्विसेज में ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड।
ए co-accused may be an accomplice, सही है, अभी पढ़ा। An approver is always an accomplice, कोई an approver is always an accomplice, ये भी सही है। An accomplice is always an approver, ये इट्स नॉट नेसेसरी, उसे पार्डन मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। एन accomplice इज ऑलवेज co-accused, गलत है। ही मे बी प्रोसिक्यूटेड, ही मे नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो 1 और 2 सही है, तो इसका 1 और 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं इसे टिक कर दूं। मेंस का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन को-एक्यूज, एक्म्प्लिस एंड अप्रूवर। आपको पढ़ाया ही बताया ही, वीडियो देख के नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस द लीगलिटी ऑफ कन्विक्शन बेस्ड अपॉन सोल टेस्टिमनी ऑफ एन एक्म्प्लिस। तो सेक्शन 133 है, वो सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए। व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ टेस्टिमनी ऑफ एन एक्म्प्लिस। तो भाई उसकी वैल्यू तो conviction can be based, and that conviction will not be illegal merely because it is based upon uncorroborated testimony। और यही क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, कैन टेस्टिमनी ऑफ accomplice बी एक्सेप्टेड एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। FIR सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है कि नहीं। अरे ये तो हो गया, गलत हो गया, ये सारी चीज़ें अब कटेंगी। मैं थोड़ा इसको ठीक करूं। थोड़ा सा ये मैंने जो नीचे सरकाया है, दिस इज नॉट गुड। हाँ, यहाँ से अब ठीक, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस में, शॉर्टकट के चक्कर में ये हमेशा नुकसान होता है। ये देखिए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कौन सा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कौन सा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इज वन ऑन which कोर्ट में reach upon a conclusion तो merely on the basis of FIR, क्या कोर्ट किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकती है? तो FIR is not a substantive piece of evidence। 164 का एक तरफा बयान होता है, क्या कैन कोर्ट रीच अपॉन एनी कंक्लूजन? तो 164 का भी स्टेटमेंट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। जुडिशियल कन्फेशन, तो जुडिशियल कन्फेशन पे सजा हो सकती है, तो जुडिशियल कन्फेशन में भी ट्रीटेड एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। एडमिशन, एडमिटेड फैक्ट, तो एडमिटेड फैक्ट पे जजमेंट हो सकती है, दैट में बी ट्रीटेड एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अब एक्म्प्लिस एविडेंस, एक्म्प्लिस टेस्टिमनी, तो अगर एक्म्प्लिस के टेस्टिमनी पे सजा हो सकती है तो दैट में बी ट्रीटेड एज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो बाय दिस वे अगर कोई डाउट हो किसी भी तरीके का तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। हमारा छोटा सा संकल्प है कि मैं फ्रेश जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या लिटिगेशन में, आप कहीं भी जाएं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है टू अचीव सक्सेस। आइदर दिस इज लिटिगेशन और कंपटीशन, बी दैट एज इट में। आपको जो भी, आप जिसमें भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहें तो वो करें, लिटिगेशन में जाना चाहें वो करें। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को कभी मोर्टगेज मत कीजिएगा, कभी इसे डाइवोर्स भी मत कीजिएगा। दिस इज एसेंस ऑफ द लॉ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली अगली वीडियो आपको नॉन स्टॉप तरीके से लगातार मिलती रहेंगी। और बगैर आपके सहयोग और समर्थन के हमारा मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपना सहयोग और समर्थन हमें भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लॉ स्टूडेंट के पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, एग्जाम में उनसे इस पे कुछ पूछा जाए तो कुछ भी मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।